हेलो शिकारियों, वेलकम टू मैथशाला। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में अपन ऑलमोस्ट सब खत्म कर चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, दैट इज कोची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। इसके बारे में आपने एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे 12th क्लास में आपको वेक्टर के अंदर आपको थोड़ा बहुत इसका नामकरण मिलेगा, इंट्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। और वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, कई तरह के फंडे इससे सॉल्व हो जाते हैं। तो इस इनइक्वालिटी को अपन इसमें देखेंगे और उसके अलावा भी कुछ और इनइक्वालिटीज हैं दो तीन, जो कि बहुत ज्यादा आई विल से कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट स्टिल अपन उसको फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन कवर अप कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि नाम से ही कोची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, तो ये दो भैया थे, कोची भैया और श्वार्ट्ज भैया ना। अंग्रेजों के नाम ऐसे ही होते हैं, है ना। तो कोई प्रोनाउंसिएशन वगैरह अपनी गड़बड़ हो तो भाई देख लेना ना। तो तुम प्यार से काउची बोल लो ना, काउची, है ना। तो कोची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने ये बताया कि भैया अगर एक सेट ऑफ नंबर्स है A1 से लेके AN और B1 से लेके BN और वो रियल नंबर्स है ना। इसमें ये इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे AMGM इनइक्वालिटी में क्या होता था कि नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए, तो कोची-श्वार्ट्ज में ऐसा नहीं है। कोची-श्वार्ट्ज में नंबर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई मैटर नहीं करता, बस रियल नंबर्स होने चाहिए। तो ऐसे A1 से लेकर AN तक n नंबर्स हैं और ऐसी B1 से लेकर BN तक अलग n नंबर्स हैं। तो उसमें एक इनइक्वालिटी है, वो क्या कहती है कि भैया पहले सबको स्क्वायर कर दो फिर उनका सम कर लो। पहले सबको स्क्वायर कर लो फिर उनका सम कर लो। ऐसे ही दूसरे वाले सेट का कर लो, उनका भी स्क्वायर कर लो और फिर सम कर लो। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये बेसिकली प्रोडक्ट है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा बड़ा या बराबर होगा किससे, इस क्वांटिटी से। और ये क्या है, ये पहले उनके जो करेस्पॉन्डिंग टर्म्स थे A1 B1 फिर A2 B2 फिर A3 B3, है ना। मतलब A1 का B1 से, A2 का B2 से, ऐसे A3 का B3 से। इन करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को पहले तो मल्टीप्लाई करा, फिर उनका सम करा, फिर उसका स्क्वायर करा। तो बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। भैया पहले जो एक सेट के नंबर्स हैं और एक दूसरे सेट के नंबर्स हैं, उनके नंबर्स का करस्पॉन्डिंग नंबर्स का जिस पे आप कोची-श्वार्ट्ज लगा रहे हो, उनको पहले तो प्रोडक्ट करा, फिर उनका सम करा, फिर उसका स्क्वायर करा। यहां पर क्या है, यहां पर इन दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट हो रहा है, इन दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट हो रहा है। इनका हो रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स। मतलब यहां पहले नंबर्स का स्क्वायर करा, फिर उनका सम करा और फिर उन दोनों का सॉरी जो दो सेट आए जो दो सेट आए उनका आपस में प्रोडक्ट करा। मतलब दो सेट ऑफ नंबर्स हैं A1 से AN, पहले का स्क्वायर करा सबका, फिर सबका सम करा, ऐसे दूसरे सेट्स के स्क्वायर करा, उनका सम करा, उनका आपस में प्रोडक्ट करा। तो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स। और इधर पहले करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करा, फिर उनका सम करा, फिर स्क्वायर करा, तो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है जी। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट सबसे चीज यही है कि ये रियल नंबर्स पे लगती है, मतलब कि पॉजिटिव होना कोई जरूरी नहीं है। और ऐसा हमेशा होता है, कोई भी n नंबर्स है दूसरे n नंबर्स है उसके अंदर ये रिलेशन वैलिड है। ठीक है भाई, क्लियर है। और इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज कि ये इक्वालिटी कब होल्ड करती है, ये इक्वालिटी कब होल्ड करती है, ये तब होल्ड करती है जब जिन नंबर्स पे आपने कोची-श्वार्ट्ज लगाया है उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का रेशो सेम हो। मतलब A1 by B1, A2 by B2, A3 by B3 ये सेम होगा ना, तो इसकी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। अदरवाइज ये वाली साइड इससे हमेशा स्ट्रिक्ट बड़ी होगी। जैसे AMGM में नहीं होता था कि AMGM से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। बराबर कब होता था, जब वो जिन नंबर्स पे AMGM लगाया वो नंबर्स बराबर होंगे, अदरवाइज बड़ा ही होगा। वैसे ही ये वाली साइड इससे हमेशा बड़ी होगी। बराबर कब होगी, जिन नंबर्स पे हमने लगाया है उनका करस्पॉन्डिंग रेशो सेम होगा, A1 by B1, A2 by B2, A3 by B3। क्लियर है भाई, ठीक। जैसे मान लो सपोज मान लो मैंने कहा मैंने दो जो सेट ऑफ नंबर्स ले लिए वो कुछ इस तरह ले लिए। एक मान लो XYZ ले लिया और एक 1 2 3 ले लिया। अब इनमें कोची-श्वार्ट्ज लगाएंगे तो कैसे लगेगी कि भैया x² प्लस y² प्लस z² मल्टीप्लाई 1² प्लस 2² प्लस 3²। ये हमेशा बड़ा या बराबर होगा किससे, इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट के सम के स्क्वायर के।
x 2y 3z, तो x इंटू 1 x प्लस y इंटू 2 2y प्लस z इंटू 3 3z इसके स्क्वायर से। ठीक है भाई, ये चीज हमेशा होल्ड करेगी। और इक्वलिटी कब आएगी? ये आएगी अगर x बाय 1 2 बाय y और 3 बाय z होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ जी। मान लो कि सर ये नंबर्स को अगर मैं कुछ और ले लेता तो उसके लिए भी वैलिड होती, उससे क्या फर्क पड़ना है? जैसे मान लो कल को कोई बच्चा कहे कि सर ऐसा करते हैं कि अपन ना 1 2 3 की जगह नंबर ऐसे ले लेते हैं, इधर x y z ले लिया और इधर 3 2 1 ले लिया, ये कुछ और भी ले लिया, उससे मैटर नहीं करता, तो भी ये रिजल्ट मतलब ये नहीं कुछ एक दूसरा इनइक्वालिटी जो बनेगी वो ऐसे बनेगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू इधर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये हमेशा बड़ा या बराबर होगा किससे? 3x प्लस 2y प्लस z के स्क्वायर से। ठीक है भाई, तो ये भी गलत है, मतलब ये अपने आप में सही है कि ये चीज इससे बड़ा है, हाँ जी, ऐसे ये चीज भी इससे बड़ा है, हाँ जी, तो एक चीज दो चीजों से बड़ी हो सकती है, कौन सा बड़ी बात है? यहां इक्वलिटी होल्ड करेगी जब ये कंडीशन लागू होगी, और यहां इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? यहां इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? जब इनका रेशो सेम होगा, मतलब x बाय 3 बराबर y बाय 2 बराबर z बाय 1। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि कोची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है क्या, जिसको शॉर्ट में CS इनइक्वालिटी बोला करेंगे अपन, है ना। और इसका इक्वलिटी कब होल्ड करती है वो भी समझ में आ गया होगा कैसे लगानी है। अब बात करते हैं इसके प्रूफ पे। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका प्रूफ कैसे आया होगा, तो हम ना एक फंक्शन कंसीडर करते हैं, एक एक्सप्रेशन कि a1x माइनस b1 का होल स्क्वायर प्लस a2x माइनस, एक बार आप 2 मिनट देख लें, जब आप 2 मिनट देख लोगे तब आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कहना क्या चाहते हैं। an(x माइनस bn का होल स्क्वायर। ठीक है, सारे कोफिशिएंट ai और bi जो भी है वो सब रियल है ना, जितने भी ai और bi हैं वो हम पहले बोल चुके हैं वो रियल है, a1 से लेकर an तक और b1 से लेकर bn तक। तो ये एक फंक्शन दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रेटिक की तो है भाई, ये x की पावर 2 है, यहां से भी x की पावर हाईएस्ट 2 है, सबकी पावर 2 आएगी, तो ओवरऑल एक क्वाड्रेटिक ही होगी। तो अगर इसे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखें तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ऐसे करते 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 an का स्क्वायर, ये आएगा किसका कोफिशिएंट? x स्क्वायर का। x का कोफिशिएंट क्या आएगा? 2x a1 b1 a2 b2 इस तरह से, और कांस्टेंट क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस अप टू bn स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन दिख रहा है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, ये जो फंक्शन है आप कह रहे हो कि a b x ये सब है ना, x b ये सब रियल है। अगर ये सब रियल है तो यार एक चीज बताओ कि ये जो एक्सप्रेशन है f, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा? इसका मतलब ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है भाई, तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब ये वाला पैराबोला हो, या तो ये वाला हो या ये वाला हो, कि कोई क्वाड्रेटिक हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है। तो ऐसा तब होता है जब इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है a वो पॉजिटिव हो एंड जो d है वो लेस देन 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट। तो देखो लीडिंग कोफिशिएंट तो हमेशा पॉजिटिव ही है, इसके बारे में तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सभी रियल कोफिशिएंट्स है तो सबका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, उनका सम पॉजिटिव ही होगा। बस d लेस देन कर दो, d क्या है? b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं सिग्मा ai bi, है ना, सिग्मा ai bi, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है? सिग्मा ai स्क्वायर इंटू c क्या है? सिग्मा bi स्क्वायर। अब देख सकते हो d लेस देन इक्वल्स टू 0 भी तो चलेगा, इस केस के लिए d बराबर 0 आएगा और इस केस के लिए d लेस देन 0 आएगा, तो लेस देन इक्वल्स टू 0 आएगा, तो यहाँ पे भी लेस देन इक्वल्स टू 0 आएगा। 4 से 4 उड़ा दो, इस भाई साहब को उठा के उधर ले जाओ, तो आप देख सकते हो आपकी इनइक्वालिटी प्रूव हो जाएगी। सिग्मा ai bi का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा ai का स्क्वायर टाइम्स सिग्मा bi का स्क्वायर। ठीक है, यही लिखा हुआ है, ये सिग्मा ai bi लेस देन इक्वल्स टू, मतलब इससे ये बढ़ाएगा इधर वाली साइड, ये सिग्मा ai स्क्वायर और ये सिग्मा bi स्क्वायर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इक्वलिटी कब होल्ड करते हैं। इक्वलिटी जब आप देखो यहां पर इक्वल्स टू 0 कब आएगा? जब ये वाली चीज
जीरो को टच करेगी, है ना। इक्वल्स टू जीरो मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो, और उसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होगी मतलब ये फंक्शन क्या होगा, जीरो। अब आप देख सकते हो ये भी जीरो है, जीरो से बड़ा है, ये भी जीरो है, जीरो से बड़ा है, ये भी जीरो है, जीरो से बड़ा है, सभी जीरो है, जीरो से बड़े हैं। तो अगर फंक्शन को जीरो होना है मिनिमम, तो सभी को जीरो होना पड़ेगा, मतलब ये सभी ब्रैकेट्स को इंडिविजुअली क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो वो कब होगा, जब a1x बराबर b1 हो जाए एंड a2x बराबर b2 हो जाए, ऐसे ही करते 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 लास्ट में anx बराबर bn हो जाए। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो आपका x आएगा वो आएगा b1 बाय a1, b2 बाय a2, ऐसे करते 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 bn बाय an। दिस इज द प्रूफ ऑफ कॉची-श्वार्ट्ज CS इनइक्वालिटी कि भैया वो ऐसा क्यों होता है कि इक्वालिटी तभी होल्ड क्यों करती है जब आपका ये रिलेशन आता है। ठीक है भाई, क्लियर है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो अब अपन इस पे क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही है कि कॉची-श्वार्ट्ज में पॉजिटिव नंबर दिया होना जरूरी नहीं है। तो जैसे इनइक्वालिटी एएम-जीएम जब अपन देखते हैं तो उसका तो फर्स्ट हिंट, बिगेस्ट हिंट क्या है, पॉजिटिव बताना जरूरी है। जब तक पॉजिटिव नहीं बताया हम एएम-जीएम बोल ही नहीं सकते। इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, हिंट क्या है सर कॉची-श्वार्ट्ज का, तो हिंट के लिए आप ये देखो कि इधर तो प्रोडक्ट ऑफ, मतलब दो सेट ऑफ नंबर्स का प्रोडक्ट का सम दिया है, इधर क्या दिया है, प्रोडक्ट का सम, और इधर क्या दिया है, स्क्वायर्स का सम, है ना। तो जब भी ऐसा हो, अगर ये मान लो कांस्टेंट आ जाए यहां से, तो स्क्वायर्स के सम की क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू, और अगर ये कांस्टेंट आ जाए तो प्रोडक्ट के सम के स्क्वायर की क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू। तो जब भी एक हिंट, हिंट क्या है, हिंट बहुत ताबड़तोड़ हिंट क्या है, हिंट ऑफ कॉची-श्वार्ट्ज कि स्क्वायर्स के सम की मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी जाए, स्क्वायर्स के सम की मिनिमम वैल्यू पूछी जाए और राइट साइड वाला कांस्टेंट आ जाए, और राइट साइड क्या है, एंड लीनियर इक्वेशन इन XYZ, या ये कह लो कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जैसे A1 B1 प्लस A2 B2 A3 B3, इस तरह का कुछ, वो कांस्टेंट हो जाए, वो कांस्टेंट हो जाए। तो ये सबसे बड़ा हिंट है कि CS इनइक्वालिटी लगेगी उसके अंदर। आ रही है ना बात समझ में, क्योंकि यार ये वाली चीज जो होगी, ये कांस्टेंट आ जाएगी और यहां से स्क्वायर की फिर मिनिमम वैल्यू आना शुरू हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा हिंट है इस तरह के क्वेश्चंस में। जैसे क्वेश्चन देखो, फाइंड मिनिमम द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन 3a + 4b 15। अब यहां देखो कि a और b में एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है ना, एक लीनियर कंस्ट्रेंट दिया हुआ है a और b, x और y जैसे। तो a के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 3, b के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 4, तो वो दूसरा सेट ऑफ नंबर हो गए 3 और 4, और a के स्क्वायर और b के स्क्वायर के सम की मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो ये एक स्टार्टिंग हिंट है कि भैया जब भी ऐसा हो, स्क्वायर के सम की मिनिमम वैल्यू पूछी जाए और प्रोडक्ट के सम का कांस्टेंट दिया जाए, तो इसका मतलब कॉची-श्वार्ट्ज लगेगी। तो मैंने कहा ऐसा करो, मुझे a स्क्वायर और b स्क्वायर से हिंट मिल रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हिंट मिल रहा है कि मुझे जो इस एक्सप्रेशन में जो एक सेट ऑफ नंबर लेना होता है उसमें a स्क्वायर और b स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर। और दूसरी तरफ आप ये देखो कि जो कॉची-श्वार्ट्ज लगती है वो ऐसे लगती है कि जैसे पहले सेट में तो नंबर आ गए a स्क्वायर और b स्क्वायर, दूसरे सेट में भी कुछ नंबर आएंगे, यहां पर भी कुछ आएगा प्लस यहां पर भी कुछ आएगा, और उसका स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है भाई। और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा समथिंग का स्क्वायर, और वो जो समथिंग आएगा वो a तो मल्टीप्लाई होगा ये कुछ कुछ से, तो a के साथ तो मल्टीप्लाई होएगा वो कुछ कुछ नंबर प्लस, और b का मल्टीप्लीकेशन होगा ये दूसरे वाले कुछ कुछ से, तो b का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो दूसरे वाले कुछ कुछ से होगा, है ना। अभी मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि कैसे फील करना है, कैसे पहचानना है, कैसे टर्म्स पहचानने की ये कौन से ले, ये कौन से ले, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया पहली बात तो कॉची-श्वार्ट्ज का कि नंबर्स का कोई पॉजिटिव वाला कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बात सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं है, ये ज्यादा मैटर करता है कि स्क्वायर्स की मिनिमम वैल्यू पूछी है और उनके प्रोडक्ट का सम कांस्टेंट दिया हुआ है। तो दिस इज द हिंट ऑफ CS इनइक्वालिटी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो यहां से मैंने एक सेट ऑफ नंबर पकड़ लिया, मतलब दूसरा हमें नहीं पता, और इधर भी कुछ कुछ आएगा। तो यहां से आप देखो a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3,
और b के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 4। तो इधर अगर 3a प्लस 4b आएगा तभी तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट आएगी, और अगर ये कांस्टेंट आएगी तभी तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये जो कुछ कुछ है ना वो आप समझ गए कि यहां क्या आएगा 3 और यहां क्या आएगा 4, और यही कुछ कुछ यहां आएगा, इसका मतलब यहां क्या आएगा 3 और यहां क्या आएगा 4। आई होप आप बात समझ गए होगे कि अब हमने जो CS इनइक्वालिटी लगाई है ना वो हमने इस पे लगाई है कि पहला सेट ऑफ नंबर तो लिया a और b और दूसरा लिया 3 और 4, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर। इस तरह से पहचानना है इसको। अब देखो 9 प्लस 16 ये हो गया 25, ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर, 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर। और ये जो नंबर है ये 15 दिया हुआ है, ये 15 का स्क्वायर दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए तो 25 को भी नीचे ले जाए, 25 को भी अब 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब आपको इसका रूट चाहिए तो रूट ले लो आप, है ना। और अगर पॉजिटिव नंबर है तो रूट लेने पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी पे वो सेम ही रहेगा। तो इधर से तो आ गया रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इधर से कितना आ जाएगा 15/5 दैट इज 3। मतलब दिस थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 3 क्या बोल सकते हैं? ऐसे मुंह फाड़ के नहीं बोल सकते। आपको AMGM मैंने पढ़ाया था, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा जाके लेक्चर देख सकते हैं। उसमें ये बताया था हमें वेरीफाई करना होता है कि भैया ये इससे हमेशा बड़ा है, वो बात ठीक है। मिनिमम 3 क्लेम करना, इसका मतलब ये इक्वलिटी होल्ड करती है कि नहीं करती है। और ये इक्वलिटी अगर होल्ड करती है तो वो कब होगा? जब आप जिन नंबर्स पे आपने लगाया है उनका रेशियो सेम हो। तो ये तब होगा, ये इक्वलिटी तब होल्ड करेगी अगर जिन पे लगाया हमने a/3 और b/4 बराबर का रेशियो सेम हो। मान लो k है, मतलब अगर a 3k आ जाए और b 4k आ जाए, तो यार ऐसे कोई तो दो नंबर मिल ही जाएंगे ना जिनका रेशियो ये हो और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। आप देख सकते हो a की जगह 3k रख दो, b की जगह 4k रख दो, तो 3k 9k प्लस 4 इंटू 4k 16, 25k बराबर 15, तो k की वैल्यू 15/25 आ जाएगी, 3/5, और वो k यहां रख दोगे तो कोई ना कोई a और b आपको मिल ही जाएंगे। यू कैन क्लियरली सी कि यहां से आ ही जाएगा, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हेंस वी कैन क्लेम इस भाई साहब की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है? 3 है। आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा किस तरह से कोची-श्वार्ट्ज पे खेलना है। एक क्वेश्चन और ट्राई करें, इससे आपको और पकड़ क्लियर हो जाएगी कैसे CS इनइक्वालिटी को पहचाना जाता है। तो यहां पर भी देखो कुछ कुछ दे रखा है ABC में, और कुछ किसी चीज की मिनिमम वैल्यू पूछी है, और यहां पर ABC पॉजिटिव वगैरह तो दिया ही नहीं है, तो AMGM की तो बात ही छोड़ दो। और इनका ये स्क्वायर्स का कुछ कुछ दे रखा है और उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा है a का स्क्वायर, 4b का स्क्वायर मतलब 2b का स्क्वायर, और c का स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर। तो यहां से ये क्वांटिटी तो दिख गई भी है, ये तीन नंबर जो है a1 a2 a3 वो ये है a1 a2 a3। लेकिन इन तीन के साथ एक 3 नंबर और आएंगे, इन तीन के साथ 3 नंबर और आएंगे, समथिंग का स्क्वायर, समथिंग का स्क्वायर और समथिंग का स्क्वायर, और फिर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा। और फिर इस a के साथ इस a के साथ यही समथिंग तो मल्टीप्लाई होगा, इस a के साथ वही समथिंग मल्टीप्लाई होगा। फिर b 2b, इस 2b के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, इस 2b के साथ दूसरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, और c के साथ तीसरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, c के साथ तीसरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, और इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा। अब आप देखो ये जो दिया है इससे पहचानो, इसको देखो और इसको देखो। अब पहचानो को नंबर्स क्या होने चाहिए। तो a किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? 3 से। तो a किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? 3 से। इसका मतलब ये नंबर 3 आ गया, ये नंबर 3 आ गया। सही है भाई। ऐसे ही b के साथ क्या आना चाहिए? 1। b के साथ क्या आना चाहिए? 1। और ये ओवरऑल 2b है, तो 2b किसी से मल्टीप्लाई होगा, 2b किसी से मल्टीप्लाई होगा सो दैट b बनेगा। तो 2b किससे मल्टीप्लाई होगा? हाफ से। 2b किससे मल्टीप्लाई होगा? हाफ से। और वही नंबर यहां आएगा, वही नंबर यहां आएगा। ऐसी c इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और आपको 4c आ जाना चाहिए, क्योंकि इधर हमें क्या बनाना है? कांस्टेंट। इधर हमें क्या बनाना है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये नंबर 4 होगा और ये नंबर 4 होगा। अब आप देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं बोलूं कि पहला सेट ऑफ तो नंबर मैंने लिया a 2b c और दूसरा लिया 3 हाफ 4, इन पे अगर कोची इनइक्वालिटी लगाएं तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर इंटू पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3a इनका प्रोडक्ट प्लस इनका प्रोडक्ट b और इनका प्रोडक्ट 4c, तो यही क्वांटिटी बन जाएगी 3a प्लस b प्लस 4c। यही तो हम चाहते थे, यही तो हम चाहते थे और हमारी चाहत पूरी हो गई। तो भैया यहां से ये किसके बराबर आएगा, 50 के, 50 का स्क्वायर, ठीक। और इधर से जो ये हमें चाहिए थी मिनिमम वैल्यू, वो तो ये आई गया a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और साथ में ये क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 का स्क्वायर 16, 25, 16 और 9 25 प्लस 1/4, तो यहां से ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू 101/4 ग्रेटर देन 2500 आ जाएगा। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 अपॉन 101, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो भी ये चाहिए आपको, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 10,000/101 आ जाएगी, अगर इक्वलिटी पॉसिबल हुई। तो अगर इक्वलिटी पॉसिबल हुई तो आप देख सकते हो, उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं, a/3 2b/½ और c/4 का रेशो चाहिए से। तो यहां से a क्या आ जाएगा 3 के, c क्या आ जाएगा 4 के, b क्या आ जाएगा k/4, और इसको उठा के यहां रखोगे तो कोई ना कोई तो k मिल ही जाएगा। इट मींस इट इज पॉसिबल, ये होल्ड करेगी, यहां पॉसिबिलिटी आएगी, मतलब इस पूरे की मिनिमम वैल्यू आप मुंह फाड़ के बोल सकते हो 10,000/101। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो अब अपन कुछ एक दो क्वेश्चंस इसके ऐसे देखते हैं जिसमें मतलब डायरेक्ट कोई ऐसी दिखता नहीं है हमें कि CS इनइक्वालिटी लग सकती है, बट उसकी हेल्प से कुछ और क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है वो क्वेश्चंस बिना CS के किए नहीं जा सकते, आपने करे हैं, है ना। तो जस्ट एक एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखा रहा हूं कि हाँ, अगर हम चीजों को इस तरह से देखना शुरू करें तो और भी ऐसी कई जगह है जहां पर इनइक्वालिटी काम आ जाती है। नहीं तो ये तो आपको मस्ट आना ही चाहिए, है ना, ये इसके लिए तो आपको CS लगाना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये सभी जानते हैं, इसकी रेंज हमने रट रखी होती है कि रेंज ऑफ y a sin x प्लस b cos x क्या होता है, -√a² प्लस b स्क्वायर से लेके √a² प्लस b स्क्वायर, है ना। और ये आता कैसे है, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपन ये सब कर लेते हैं, वो सबको आता है। तो मैं आपको यहां पर CS इनइक्वालिटी का थोड़ा ऐसी जगह एप्लीकेशन दिखा रहा हूं जहां हमें उसका स्ट्राइक नहीं करता, है ना, ऑब्वियसली बात है। तो जस्ट फॉर द एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं। तो आप ऐसे देखो कि CS इनइक्वालिटी में होता क्या है, CS इनइक्वालिटी में होता है एक नंबर होता है, मतलब एक सेट ऑफ नंबर, दो नंबर्स की बात करें, एक सेट ऑफ नंबर्स होता है, ऐसे दूसरा सेट ऑफ नंबर्स होता है, और फिर बेसिकली वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट इधर आता है, बीच में सम उनका स्क्वायर आता है, यही होता है ना। तो बेसिकली A1 B1 प्लस A2 B2 ये पहचानना होता है, A1 A2 B1 B2, और यहां पे क्या आता है A1 B1 प्लस A2 B2। तो आपको मेन मुद्दा है A1 B1 A2 B2 ये पहचानने का। तो उसके लिए आप ये देखो, और ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी ले लिया, लेने को हम कुछ भी ले लें, लेकिन इधर जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, जैसे मान लो इधर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर आएगा, इधर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर आएगा। तो अगर मुझे इस चीज की रेंज निकालनी है तो मैं ये भी तो चाहूंगा ये चीज कांस्टेंट आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स पिक करो जिनका स्क्वायर का सम कांस्टेंट भी आए, ऐसे दूसरे दो नंबर जिनके स्क्वायर का सम भी कुछ पिक्चर में इन्वॉल्व हो, कांस्टेंट आए, और उनके आपस में A1 B1 A2 B2 से मेरी ये चीज क्रिएट हो। तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से दिख जाएगा कि यार ये sin x और एक cos x, इनको मैं A1 A2 ले सकता हूं क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर का सम 1 आ जाएगा। अगर ये A1 A2 ले लिया तो मुझे ये B1 B2 ले लेने चाहिए। तो उस लॉजिक से मैंने कहा ऐसा करो कि A sin प्लस B cos का स्क्वायर वो लेस देन इक्वल्स टू होगा किससे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पहले सेट ऑफ नंबर्स के स्क्वायर के सम से, और दूसरे से sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, ये तो 1 ही होता है। तो बस ये लेस देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, और ये क्या बन गया आपका y। तो y का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू आ गया, तो यहां से y की आंसर क्या आ गया डायरेक्ट, -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो इस क्वेश्चन में एक एप्लीकेशन दिखाया आपको कि आप कोची श्वार्ट्ज को पहचान सकते हो, जरूरी नहीं है, अदरवाइज जैसे करते हैं वैसे कर लो, कोई खास बात नहीं। एक क्वेश्चन और देख लो ऐसे ही, है ना। ये भी आपने क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में रेंज वेंज के क्वेश्चंस में देखा होगा, तो इसमें भी हम थोड़ा सा करते हैं प्रोसीड करके, आंसर अल्टीमेटली हम ले ही आते हैं, बट यहां पर कोची श्वार्ट्ज से बड़ी खूबसूरती से और जल्दी आंसर आ जाएगा। यहां पर भी वैसे ही दो सेट ऑफ नंबर्स पहचानने हैं, और दूसरी तरफ हमें ऐसे लेने हैं वो नंबर्स कि उधर दूसरी तरफ उनके स्क्वायर्स का सम कांस्टेंट आ जाए।
तो साइन कॉस को देखते हुए ही तो पहली फील तो साफ ही साइन और कॉस को देख के आएगी। जैसे इसको ओपन करो अगर तो ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, तो इनको देखते ही पहला थोड़ा तो यही आ रहा है कि यार इधर से ये नंबर कॉस ले लो, नहीं इधर से कॉस नहीं लेंगे, इधर से कॉस लेंगे तो उधर से फिर जो भी लेंगे वो ले सकते हो, हाँ वो भी ले सकते हो, इधर से कॉस ले लो उधर से वो ले लो। तो जैसे मान लो मुझे ये साइन एक्स दिख रहा है और ये कॉस एक्स दिख रहा है ना, जो मैं पहले ले रहा था वो भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर से एक साइन ले लो इधर से कॉस ले लो, ये थोड़ा इजीली दिख जाएगा कि इन दोनों का स्क्वायर का सम बना रहे। फिर जो बचा है वो इसके साथ ले लो, ये एक सेट ले लो। तो इधर से अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, a1 b1 प्लस a2 b2, ठीक है, इनका स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, a1 स्क्वायर, ये a1 ये a2 नहीं लेंगे फिर, है ना, ये a1 a2 नहीं, एक सेट, ये b1 है तो ये b2 लेंगे और ये a2 लेंगे, ठीक है। तो इधर से देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x प्लस a2 का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा बच जाएगा क्योंकि रूट उठ जाएगा, और b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर उनका भी संबंध आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, है ना। तो ये इंटरेस्टिंगली आप देख लोगे, ये वन हो गया, ये भी वन हो गया, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, क्या आ गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। और इधर से जो मुझे चाहिए वो f पूरा बन गया, तो f का स्क्वायर आ गया। तो यहां से भी आप बोल सकते हो f स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर आ गया, मतलब ये आ गया। तो डायरेक्ट बोल सकते हो f क्या आ गया, माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा से 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अंडर रूट तक का। क्यों, क्योंकि जैसे आप ऐसे समझो ना, ये क्या लिखा है, इसको t बोल दो एक बार, t स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0 आ गया, तो f प्लस टी, f माइनस टी, क्रिटिकल पॉइंट फ्लोट करोगे तो क्या आएगा, माइनस टी, टी प्लस माइनस प्लस, तो यहां से आपको दिख रहा है माइनस टी से टी आ जाएगा, और टी क्या है इसका अंडर रूट, तो माइनस टी से टी आ जाएगा। तो ये कुछ एप्लीकेशन पार्ट दिखाया, अदरवाइज इतना कुछ वो नहीं है। अगर आपको मान लो कि कैसे सोचेंगे, जरूरी नहीं होता हर चीज हम हर टाइम सोच पाए, तो जस्ट एक आपको मल्टीपल एप्लीकेशन दिखाया, अदरवाइज मेन ये चीज है जो आपको आनी चाहिए, इसमें तो फिर सीएस लगाना ही पड़ेगा आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला, ये क्वेश्चन है एक, अभी के लिए आप क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो, फिर इसमें बताते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है ना। क्या दिया है, x1 x2 x3 तो रियल नंबर्स हैं, और a1 a2 an पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब सर a1 a2 a3 an पॉजिटिव क्यों दे दिए, क्योंकि कोची-श्वार्ट्ज में तो पॉजिटिव नंबर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, और पॉजिटिव नंबर दिए हैं और हम कोची-श्वार्ट्ज, मतलब कोची-श्वार्ट्ज की बात हो रही है ऑब्वियसली, तो फिर ऐसा है कि मे बी a1 a2 a3 अंडर रूट के अंदर आ रहे होंगे, है ना, मतलब कुछ इस तरह का सीन बन रहा होगा कि अंडर रूट a1 अंडर रूट a2 अंडर रूट an, इन सब की जरूरत पड़ रही होगी, क्योंकि हमें कोची-श्वार्ट्ज में सीएस इनइक्वालिटी में बेसिकली रियल नंबर चाहिए, और रियल नंबर बनाने के लिए फिर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। दैट्स व्हाई a1 a2 a3 एक पॉजिटिव हो सकता है, एक वन ऑफ द थॉट है ये, है ना, और यही थॉट लेके अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं, लेट्स सी कुछ बनता है नहीं बनता, नहीं कुछ और सोचेंगे, है ना। अब फिर वही बात, प्लानिंग वही है कोची-श्वार्ट्ज में कि मुझे एक सेट ऑफ नंबर चाहिए, फिर मुझे दूसरे सेट ऑफ नंबर चाहिए, इधर भी स्क्वायर चाहिए इधर भी स्क्वायर चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू मुझे फिर वो समथिंग इनटू समथिंग, है ना, मतलब यहां समथिंग आएगा उसका स्क्वायर आएगा, यहां समथिंग आएगा उसका स्क्वायर आएगा, इस तरह चीजें चलेंगी, और इधर वो समथिंग समथिंग मल्टीप्लाई होंगे और ऐसे ही चलता रहेगा, और इधर स्क्वायर आएगा। तो नंबर्स मुझे क्या लेने, उसके लिए आप क्वेश्चन को देखो कि मुझे ये रूट x1 स्क्वायर प्लस a1 बनाना है, तो ये ऐसे हो सकता है कि ये नंबर, अगर मैं सोचूं कि ये नंबर जो है ये x1 अपॉन रूट a1 बन जाए, ये सोचा जा सकता है, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो x1 स्क्वायर प्लस a1 आएगा, मतलब एक ट्रायल है, हिडन ट्रायल है, नहीं तो कुछ सेट बदल के देखेंगे। ऐसे ही आप दूसरे को देखो, उसको x2 बाय रूट a1, ये सोचा जा सकता है, हाँ जी सोचा जा सकता है। ऐसे करते करते पहला सेट ऑफ नंबर्स अगर मैं ये मान लेता हूं, है ना, यहाँ a2 था a2, ऐसे पहला सेट ऑफ नंबर्स अगर मैं मान लो ये मान लेता हूं, ठीक है जी, ये मान लिया, ठीक। अब मुझे दूसरा नंबर फिर ऐसा चाहिए जो यहां पे कुछ हो, है ना, यहां पर भी मुझे समथिंग का स्क्वायर चाहिए और इधर चाहिए। तो पहली बात तो आप ध्यान दोगे ना, आप देखोगे कि यार ये फॉर्म ही ढंग से अरेंज नहीं करी हुई, मतलब ये ना तोड़ मरोड़ करी हुई है आपके जज्बातों के साथ खेलने के लिए। आप ऐसा करो, ये जो ब्रैकेट है ना, ये इस पूरे को इधर ले जाओ, इधर
तब आपको थोड़ा बेटर तरीके से विजुलाइज होगी ये चीज कि यार हम कहना क्या चाहते हैं। आप इसको ऐसे लिखो, ये ऐसा लिखा हुआ है x1 स्क्वायर प्लस a1 प्लस x2 स्क्वायर प्लस a2, ऐसे ही करते करते xn स्क्वायर प्लस बाय a, और साथ में दूसरा टर्म देखो a1 प्लस a2 प्लस अप टू करते करते an एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इधर लिखा हुआ है x1 प्लस x2 प्लस ऐसे करते करते xn का होल स्क्वायर। सर ये क्यों करा? क्योंकि आप देखो ना जो फॉर्म है उसके अंदर मुझे ऐसे समथिंग का स्क्वायर चाहिए होता है, तो ये समथिंग का स्क्वायर तो है ही, और नीचे तो फिर मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए मैंने इसको उधर भेज दिया। और इनफैक्ट उधर भी तो मुझे दो सेट ऑफ नंबर चाहिए होते हैं, एक तो मैंने चलो ये हिट एंड ट्रायल से मान के देखे, तो दूसरे सेट ऑफ नंबर कहां गए? वो यही तो रहे होंगे, दैट्स व्हाई इसको उधर भेज दिया। अब आप देखो इस फॉर्म को, अब आप इसको देखो, इसको तो पहले सेट तो मैंने ये मान लिए, ऐसे दूसरे फिर क्या होंगे? ऑब्वियसली दिख रहा है आपको, दूसरे होंगे रूट a1 का स्क्वायर, रूट a2 का स्क्वायर, और इस तरह से चलते चलते, इस तरह से ये चलते 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 रूट an का स्क्वायर आ जाएगा। आई होप आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि देखो जी इसका स्क्वायर से पहला टर्म मिल रहा है, इसके स्क्वायर से दूसरा टर्म मिल रहा है। अब बस ये पहचानना है क्या इनके करेस्पॉन्डिंग टर्म से उधर वाला मिल रहा है, वो तो ठीक बात, अगर मिल गया तो, नहीं तो फिर कुछ और सोचेंगे। तब आप देखो इसका और इससे, है ना, बड़ा ही मजेदार खेल बन रहा है। इसका और इससे प्रोडक्ट करोगे तो a1 कट जाएगा, तो क्या आएगा x1, ऐसे ही x2, ऐसे ही, मतलब इसको मैं ऐसे लिख के दिखा देता हूं आपको ऐसे कि x1 बाय रूट a1 इंटू रूट a1 प्लस x2 बाय रूट a2 इंटू रूट a2, इस तरह करते करते xn बाय रूट an इंटू रूट an का होल स्क्वायर। अब आप देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, अल्टीमेटली वही आ गया जो आपको चाहिए था, x1 प्लस x2 अप टू xn का होल स्क्वायर। तो आई होप ये आपने इनइक्वालिटी अब प्रूव कैसे करी ये समझ लिया होगा। दूसरी चीज एक और बोली है कि इक्वालिटी कब होल्ड करती है, तो ऑब्वियसली इक्वालिटी अभी बताया था कब होल्ड करती है कॉची श्वार्ट्ज में, कि यहां इक्वालिटी कब होल्ड करती है, इफ होल्ड इफ जो जिन नंबर्स पे लगाई है उनका रेशियो बराबर हो, तो x1 बाय रूट a1 अपॉन रूट a1, ऐसे ही x2 बाय रूट a2 अपॉन रूट a2, तो ये सारी कंडीशंस आ जाएंगी। तो उससे यही आ रहा है x1 बाय a1, x2 बाय a2, x3 बाय a3। हाँ भाई आ रहा है, तो कॉची श्वार्ट्ज का ही क्वेश्चन है। अब आपको इसमें इंटरेस्टिंग चीज जो मैं बताने वाला था, इसको लोग टीटूज लेमा भी बोलते हैं या शॉर्ट थ्योरम भी बोलते हैं। कॉची श्वार्ट्ज पे ही मतलब रिजल्ट्स को थोड़ा मॉडिफाई करके, इसी को दुनिया वाले, अगर आपने नाम सुना हो तो इसी को दुनिया वाले टीटू लेमा भी बोलते हैं, टीटूज लेमा, है ना, टीटू टीटू टीटू, है ना, टीटू, हाँ भाई टीटू, हाँ तो टीटू भैया भी थे, तो टीटू लेमा इसको दुनिया कहती है, बट कॉची श्वार्ट्ज से ही हो गया। या आप ऐसे कह सकते हो कॉची श्वार्ट्ज की एक दूसरी फॉर्म है जो भी काफी पॉपुलर है, मतलब ऐसे आइडेंटिफाई करके हमने कर दिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि इस फॉर्म को भी आप ध्यान रखें। इस फॉर्म को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में एक एक्स्ट्रा एडिशनल चीज है, जैसे ओरिजिनल कॉची श्वार्ट्ज में हमें नंबर्स की पॉजिटिव होने की कोई गारंटी नहीं, मतलब हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो ज्यादा मजेदार है। लेकिन यहाँ एक सेट ऑफ नंबर्स पॉजिटिव होना पड़ता है, वो आपने देख लिया क्योंकि रूट की वजह से। तो पहली बात तो एक सेट ऑफ नंबर पॉजिटिव है और दूसरा खुला है, मुंह फाड़ के चल रहा है, तो टीटू लेमा की ज्यादा चांस है। और बेसिकली टीटू लेमा क्या मतलब कॉची श्वार्ट्ज की दूसरी फॉर्म लगने की ज्यादा चांस है। और उसमें क्या होता है, उसमें पहले का स्क्वायर, जैसे मान लो 3 नंबर है, 3 नंबर है एक्स वाई जेड और ए बी सी, और ए बी सी मान लो पॉजिटिव है, तो इसमें कैसे लगाओगे, पहले का स्क्वायर नीचे पहले वाला, दूसरे का स्क्वायर अपॉन दूसरे वाला, तीसरे का स्क्वायर अपॉन तीसरे वाला, यही हो रहा है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो आपके ये क्या बोलते हैं ऊपर ऊपर वाले हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उनका सम करके स्क्वायर कर दो, और जो दूसरे हैं उनका नीचे सम कर दो, ए प्लस बी प्लस सी। ये देखो यही लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, नीचे उनका बिना स्क्वायर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो रियल को बिलोंग करते हैं, ये वाले रियल वाले, उनका सम का होल स्क्वायर, अपॉन में जो पॉजिटिव है उनका सम। इस फॉर्म में भी आप इसको लगा सकते हो। इनफैक्ट इस पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन है एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, प्रूव करो कि यार इस पे ये लगेगा। ठीक, ऑफ कोर्स इसमें एएमजीएम का भी अपने पास हिंट आ सकता है, पॉजिटिव है तो मे बी उस डायरेक्शन में अपन सोच के ट्राई कर सकते हैं, बट अभी अपन सीएस पढ़ रहे हैं कॉची श्वार्ट्ज, तो उस एंगल से सोचते हैं।
और यहां पर भी अगर मैं इस फॉर्म से देखूं, जो मैंने बोला आपको दूसरी फॉर्म, ये भी ध्यान रखें, तो इस फॉर्म से जिसको लोग टी2 लेमा भी बोलते हैं कि भैया 3 नंबर्स का सेट है ना, 3 नंबर्स का सेट है, 3 नंबर्स और एक दूसरे 3 नंबर्स, ठीक है। और जो 3 नंबर पॉजिटिव है वो डिनोमिनेटर वाले आएंगे, है ना, क्योंकि उसके अंदर तो वो चाहिए ही चाहिए रूट की वजह से। तो एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर में एक्स वाई जेड तो है नहीं, लेकिन एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स तो है। तो क्यों ना हम ऐसे करें, वो जो 3 नंबर जो पॉजिटिव वाले होते हैं, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ये मान लेते हैं, ठीक है। ये नंबर हमारे पॉजिटिव वाले हैं, डिनोमिनेटर वाले जो नीचे आने, देख रहे हो ना, इसके अंदर जो नंबर नीचे आने वो नंबर्स की बात कर रहा हूं। तो ऊपर वाले क्या मान लें, ऊपर वाले तो जो भी होंगे उनका स्क्वायर आएगा। अब यहां 2 लिखा है 2, तो क्यों ना मैं ये मान लूं कि ये √2 का स्क्वायर होगा, मतलब ये वो नंबर हो गए एबीसी, जो मैंने यहां एबीसी से डिनोट करे हैं यहां। और एक्स वाई जेड ऊपर वाले, तो एक्स वाई जेड को क्यों ना मैं √2 मान लू, क्योंकि तीनों ऊपर √2 दिख रहे हैं। तो एक बार ट्राई करा मैंने, √2 का स्क्वायर अपॉन ए, √2 का स्क्वायर अपॉन बी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तीसरा, जेड का स्क्वायर अपॉन तीसरे वाला। सही है भाई, कर सकते हैं। ये वाली इनइक्वालिटी लगा रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस वाई स्क्वायर बाय बी प्लस जेड स्क्वायर बाय सी, एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस वाई स्क्वायर बाय बी प्लस जेड स्क्वायर बाय सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन तीनों का सम, तो √2 प्लस √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या आएगा, उन तीनों का सम, ए प्लस बी प्लस सी, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आप देखो √2 होता है 3√2, 3√2 का स्क्वायर क्या होगा 8, नहीं 3√2 का स्क्वायर 18, है ना, तो 9 इंटू 2, और नीचे मतलब ये इसके बराबर है ये और नीचे 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो आप देख सकते हो ये इससे कट गया, तो जो हमने प्रूव करना था वो आ गया, 2 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन वाई प्लस जेड प्लस 2 अपॉन जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू इधर से 9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हाँ भाई हो गया प्रूफ, यही प्रूव करना था। हिमाचल प्रदेश, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हरि प्रसाद, है ना, जो तुम्हें अच्छा लगे। तो कुल मिला के ये उसका एप्लीकेशन है। और अगर मान लो हमने इस फॉर्म को नहीं भी याद रखा, तो हम फिर जैसे हमने ये बेसिक से सोचा था ना कि कोई 3 नंबर्स का सेट ऐसा, 3 नंबर्स का सेट ऐसा, फिर हम इसको उस अकॉर्डिंगली हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट कॉची-श्वार्ट्ज। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ 2-4 इनइक्वालिटीज और हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब ये वेटेड एएम जीएम एचएम है, जैसे वेटेड एएम का भी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, उस क्वेश्चन को अपन बिना वेटेड जीएम की नॉलेज से भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने कराया हुआ है, मैं क्वेश्चन भी वही लूंगा जो मैंने एएम जीएम में आपको, मतलब एग्जैक्टली जरूरी नहीं कह रहा कि एएम जीएम में मैंने वो क्वेश्चन लिया हो, बट उस टाइप का कंसेप्ट आपको मैं जब बताऊंगा तब समझ जाओगे। और ऐसे इसके बाद 1-2 इनइक्वालिटीज और है, मतलब बेसिकली वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसे सिलेबस वाइज हम काउंट नहीं कर सकते उसको बहुत ज्यादा, बट हाँ लोग पढ़ाते हैं या कहीं आप देख लो, आप बोलो सर ये कैसे होता है कैसे नहीं, जस्ट उसलिए पढ़ा रहा हूं। अदरवाइज यहां तक मैं बोलूंगा आपने अगर कर लिया है और आगे का आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, मतलब मोर देन इनफ है यहां तक। ठीक, चलिए वेटेड एएम जीएम एचएम। अब वेटेड में देखो सिंपल एएम जीएम एचएम पढ़ ही लिया, वेटेड में क्या होता है कि वही यहां पर भी अगेन नंबर्स पॉजिटिव होने जरूरी है, जैसे एएम जीएम एचएम में नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, वैसे यहां पर A1 से लेकर AN तक ये नंबर्स तो पॉजिटिव है। अब उनके ना वेट्स हैं, कोई दूसरे n नंबर्स हैं, W1 W2 WN, ये है ना, और ये रैशनल नंबर्स हैं, मतलब है तो पॉजिटिव बट रैशनल है, ठीक है ना, रैशनल पॉजिटिव है और वो रियल पॉजिटिव है। तो वेटेड एएम में क्या होता है कि जैसे सिंपल एएम क्या होता था, अगर मैं बोलूं सिंपल एएम क्या होता है, सिंपल एएम, तो सिंपल एएम क्या होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ऐसे करते 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 AN अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। और वेटेड में क्या होता है, हर नंबर को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दो, A1 W1 प्लस A2 W2 प्लस A3 W3 अप टू AN WN, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वेट्स, तो W1 W2 W3 सभी को ऐसे सभी वेट्स को जोड़ दो। इसको बेसिकली आप फ्रीक्वेंसी की तरह भी देख सकते हो, जैसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे ना, तो स्टैटिस्टिक्स वगैरह जब अपन पढ़ते हैं तो आप ऐसे समझ लो कि जैसे A1 ये एंट्री है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, A1 की फ्रीक्वेंसी W1, A2 की फ्रीक्वेंसी W2, A3 की फ्रीक्वेंसी W3,
ठीक है, ऐसे करते करते ए एन की फ्रीक्वेंसी डब्ल्यू एन। तो जब अपन सिग्मा वो मीन निकालते हैं तो मीन निकालने के लिए सिग्मा एक्स आई एफ आई नहीं करते, ए वन डब्ल्यू वन ए टू डब्ल्यू टू, वहां हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब काइंड ऑफ उससे आप कंपेयर करके याद रख सकते हो। और लास्ट में सिग्मा एक्स आई एफ आई करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा न्यूमरेटर में, ए वन डब्ल्यू वन प्लस ए टू डब्ल्यू टू प्लस ए थ्री डब्ल्यू थ्री अप टू एन। और नीचे डिवाइड में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, उसमें क्या आता है डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री। यही तो करते हो। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स आई एफ आई, जिसमें तो ये न्यूमरेटर आ गया और डिनोमिनेटर में क्या आएगा सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे यही तो आ गया सिग्मा ए आई डब्ल्यू आई और नीचे क्या आ गया सिग्मा डब्ल्यू आई। तो ये वेटेड ए एम का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक काइंड ऑफ रिलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर सकते हो। वेट का मतलब जैसे किसी डेटा को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है ज्यादा। अब जैसे अगर सभी वेट्स 1 है, ये सभी वेट्स बराबर है, सभी वेट्स बराबर है, तो ये बेसिकली सिंपली एम हो गया। ये बेसिकली सिंपली एम होगा कि मतलब हमने सबको इक्वल 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 वेटेज दिए। एक होता है कि किसी चीज को हमने ज्यादा प्रायोरिटी देनी है तो उसको ज्यादा वेट दे देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वेटेड एम वगैरह निकाला जाता है। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया, बेसिकली नंबर्स हैं उसके वेट्स हैं, उसको ऐसे हम याद कर ले। याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये फ्रीक्वेंसी टाइप इमेजिन करके रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही वेटेड जीएम, और वेटेड जीएम का मतलब आप ये सोचो कि अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो ए1 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 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, F1 बार, जहां हम फ्रीक्वेंसी बोलते थे। ऐसे यहाँ पे A1 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 कितनी बार होगा, W बार। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं जस्ट आपको ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि आप इससे ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि यहां तो W रैशनल नंबर है, कोई अब ऐसे थोड़ी कि इंटीजर ही है कि मैं बोल रहा हूं 5 बार तो 5 पावर में आ गया। तो मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूं, आप उसको वैसे समझ के याद रख सकते हो कि मान लो ये 5 बार होता तो आप A1 इंटू A1 इंटू A1 इंटू A1 इंटू A1 करते तो A1 की पावर 5 कर देते। वैसे यहां पर वेटेड जीएम में याद रखने के लिए A1 की पावर W1, A2 की पावर W2 सबकी पावर कर दी, और डिवाइड में, और डिवाइड का मतलब जीएम में क्या होता है, सभी नंबर्स का प्रोडक्ट अपॉन 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेट्स क्या होंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू WN। ऐसे ही वेटेड HM में कि भैया ऊपर टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज n, W1 प्लस W2 W3, और नीचे क्या आता है 1 अपॉन A1, 1 अपॉन A1 कितनी बार आएगा W1 टाइम्स 1 अपॉन A1, तो W1 बाय A1, W2 बाय A2, W3 बाय A3। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये फ्रीक्वेंसी है, मैं आपको ये कह रहा हूं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आप जैसे याद रख सकते हो, क्योंकि इसमें तो फ्रीक्वेंसी तो मतलब इंटीजर आती है, नेचुरल नंबर आती है, और यहां तो ये रैशनल नंबर्स है, तो उससे रिलेट करके आप याद रख सकते हो कि ये वेटेड एम का फॉर्मूला, ये वेटेड जीएम का फॉर्मूला, ये वेटेड एचएम का फॉर्मूला है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पे भी वेटेड एम, वेटेड जीएम, वेटम एचएम में वही इनइक्वालिटी होती है जो वहां होती है कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है और जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम होता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज कि ये इक्वालिटी कब होल्ड करती है, ये इक्वालिटी यहां पर भी तभी होल्ड करती है जब जिन नंबर्स पे एम जीएम लगाया है वो सारे नंबर्स बराबर हो जाए। जिन नंबर्स पे एम जीएम लगाया है वो सारे नंबर्स बराबर हो जाएं, अदरवाइज ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। मतलब फिर वेटेड एम स्ट्रिक्ट बड़ा ही होगा वेटेड जीएम से, ऐसे वेटेड जीएम स्ट्रिक्ट बड़ा ही होगा वेटेड एचएम से। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, जैसा कि मैंने बोला कि भैया अगर सारे वेट्स ही बराबर हो जाए, इफ ऑल वेट्स इक्वल, देन उस केस में वेटेड एम ही एम हो जाएगा, वेटेड जीएम ही जीएम हो जाएगा, और वेटेड एचएम ही एचएम हो जाएगा। ठीक है ना, आप खुद देख सकते हो। अगर मान लो मैंने वेट सभी के वेट डब्ल्यू 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 बोल दिए, तो ऊपर डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, नीचे एन डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू कट जाएगा तो ए1 से एन का सम अपॉन एन आ जाएगा। वैसे यहां होगा, वैसे ही यहां होगा। तो अगर सभी वेट्स ही बराबर हो गए, सबको इक्वल प्रायोरिटी ही दे दी, फिर तो वो सिंपली एम जीएम ही हो गया। प्रायोरिटी अलग अलग है तभी तो वेट्स का रोल है, तभी तो ये फॉर्मूला लगेगा, वो एक अलग बात हो गई। दूसरा, वेटेड एम हमेशा वेटेड जीएम से बड़ा होगा, वेटेड जीएम हमेशा वेटेड एम से बड़ा होगा। बराबर कब हो सकता है, जब ये इक्वलिटी होल्ड करे, और ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जिन नंबर्स पे एम जीएम लगाया है अगर वो नंबर बराबर है तो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि एबीसी बिलोंग्स टू आर प्लस, पॉजिटिव नंबर तो चाहिए सच दैट उनका प्रोडक्ट ये है, तो मिनिमम वैल्यू आपसे ये पूछिए। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात सोचूं कि एम जीएम की अगर मैं बात करता हूं, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, पहचान क्या एम जीएम की, पहली बात तो पॉजिटिव नंबर थे, उसके बाद सम, ये सम है, सम की मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी है, और प्रोडक्ट कांस्टेंट दिया हुआ है, प्रोडक्ट कांस्टेंट दिया हुआ है। तो ये किसका हिंट है, बिगेस्ट हिंट ऑफ एमजीएम। अगर मैं सीधा इन पे एमजीएम लगा दूं सपोज सीधा, तो ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर अपॉन 4
ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू 4ab इंटू 4b² इंटू 2c² की पावर 1/4। जस्ट मैं ये बता रहा हूं अगर सीधा लगाता तो क्या होता, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब आएगा, बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब आएगा और सी स्क्वायर आएगा, और 4 4 16 इंटू 2 32 आएगा। तो हमारा ये टर्म कांस्टेंट यूज नहीं हो पा रहा क्योंकि कांस्टेंट तो एबीसी है, तो या तो पूरा एबीसी है या पूरा एबीसी का स्क्वायर है या पूरा एबीसी का क्यूब है या पूरा एबीसी की पावर 4 है, तो ही तो उसको यूटिलाइज कर पाओगे। ऐसे स्क्वायर इसकी पावर 3 है इसकी 2 है, इसको कैसे यूज करोगे। तो उससे बचने के लिए हमें वेटेड एमजीएम लगाना पड़ेगा। तो हमने कहा इसको ऐसा करो, आप ना सबकी डिग्री सेम बनाना चाहते हो, बेसिकली होमोजीनियस बनाना चाहते हो प्रोडक्ट में, हम सबकी डिग्री सेम चाहते हैं। मान लो सबकी डिग्री 4 आ जाए तो पावर 1/4 कट जाएगी, या सबकी डिग्री 5 भी आ गई तो कांस्टेंट की पावर 5/4 आ जाएगी, लेकिन कांस्टेंट चाहिए हमें। तो कांस्टेंट बनाने के लिए मैंने कहा ऐसा है कि एबीसी तीनों की डिग्री सेम है और डिग्री कम किसकी पड़ रही है, सी स्क्वायर की। तो क्यों ना मैं सी स्क्वायर को तोड़ दूं, ऐसे सी स्क्वायर का वेट दे दूं, ऐसे सी स्क्वायर को वेट दे दूं 2, तो सी और सी स्क्वायर इंटू 2। सी स्क्वायर को वेट 2 देने से होगा क्या, सी स्क्वायर को वेट 2 देने से होगा क्या, इसको वेट 2 देंगे तो बेसिकली उसकी पावर ट्वाइस हो जाएगी, मतलब सी स्क्वायर की पावर 2 तो सी की पावर 4 हो जाएगी। समझ रहे हो आप, ठीक है। एक सेकंड मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं लिख के दिखाता हूं आपको, फिर समझाता हूं कि एक नंबर है ए स्क्वायर, एक नंबर है ए बी, एक नंबर है बी स्क्वायर और एक नंबर है सी स्क्वायर। ठीक है भाई, सी स्क्वायर को मैंने 2 वेट दे दिया, कितना दे दिया, 2 दे दिया, तभी तो यहां सी स्क्वायर की पावर 2 आएगी, ए की पावर डब्ल्यू, तो सी 4 बन जाएगा। ठीक है, अब पावर सी की तो 4 बन गई, लेकिन इनको प्रोडक्ट करेंगे तो ए क्यूब आएगा। तो ये 4 जो है 4, इसको भी आप ऐसे तोड़ लो 2ab ऐसे तोड़ सकते हो। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2ab का जो है उसको भी 2 दे दो आप, उसको भी वेट 2 दे दो। उसको वेट 2 देने से क्या होगा, इधर 2ab का भी वेट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी की 4 आ गई और एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर से आ जाएगा। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। नहीं, अब इसमें कोफिशिएंट की बात करें तो ये 4, हाँ तो 4b² को एज इट इज ही रहने दो, इसका कोई वेट नहीं है, वेट 1 है। ठीक, ऐसे समझो आप, ऐसे समझो, ऐसे कि मैंने ए स्क्वायर 2ab 4b² सी स्क्वायर, ये तो हो गए मेरे a1 a2 a3 a4, और 4 वेट दे रहा हूं इनको w1 w2 w3 w4, और वो वेट जो है वो a स्क्वायर को 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे सम तो ये बनाना ही बनाना है, लेकिन मुझे प्रोडक्ट में पावर सेम बनानी है। प्रोडक्ट में इसकी पावर ए स्क्वायर, अगर मैं सबको एक एक वेट दे रहा था तो पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही थी। फिर मैंने सी स्क्वायर को वेट 2 दे दिया कि 2 अलग कर दो, सी स्क्वायर अलग कर दो, सी स्क्वायर का वेट 2 दे दो, उससे सी की पावर 4 हो गई। फिर मुझे इनकी पावर भी 4 4 करनी थी क्योंकि इधर के 3 3 आ रही थी, तो मैंने एक ए बी को तोड़ना था, मतलब ए की पावर 2 लगानी थी, तो 4ab को तोड़ के 2 × 2ab लिख दिया। अब मैंने बोल दिया 2ab तो a2 है और ये वेट इसका 2 है, तब आप देख सकते हो a² × 1 2ab × 2 4ab 4b² × 1 प्लस 2c²। अल्टीमेटली इनका जो लगाऊंगा मैं a1 w1 प्लस a2 w2 प्लस जो भी करूंगा ये, और डिवाइड बाय w1 प्लस w2, ये जो भी करूंगा, ये करने से जो आएगा वो क्या आएगा, वो यही आएगा जो मुझे चाहिए, a² प्लस 4ab प्लस 4b² प्लस 2c², और नीचे टोटल वेट्स 2 2 4 और 5 और 1 6, इधर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इधर देखो a² की पावर 1, फिर 2ab की पावर 2, फिर 4b² की पावर 1, फिर c² की पावर 2 और पूरे की पावर 1 बटा टोटल वेट्स 6। अब आप इधर देखो 2 4, ये तो हो गया 8, a की पावर 2 और 2 4, b की पावर 4, c की पावर 4, ये आ गया। अब आप देखो abc 32 है, abc 32 है मतलब 2 की पावर 5 है, और यहां abc की पावर 4 है,
तो ए बी सी की पावर 4 मतलब 2 की पावर 5 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 20 हो गया। तो ये पूरा हो गया भैया 2 की पावर 20, ठीक है। और ये हो गया 8, ये हो गया 8, सॉरी नहीं नहीं 8 नहीं, ये 4 और 2 का स्क्वायर 4, ये भी 16 हो गया यार, 16 है ना, ये भी 16 हो गया, 16, ठीक है। 20 और 16 मतलब 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 20 और 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 24, 2 की पावर 24 बटा 6, ये कट के 4 आ गया, मतलब 2 की पावर 4 16 आ गया। तो आप देख लो जो मुझे चाहिए था, अगर मैं उसको x बोल दूं तो यहां से क्या आ गया, x बाय 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 96 आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 96 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कितनी ये भसड़ है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ये इतना ऐसे वेट वेट सोचना करना इसकी जरूरत ही नहीं है, हम सीधा ही ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इस लफड़ेबाजी की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको दोबारा नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए और आपको ए बी सी पता है 32 है। आप मेरी बात सुनो, अगर मैं सीधा एमजीएम लगा रहा था तो क्या कर रहा था, मैं यही कर रहा था ना कि भैया 4 4 16 2 32 ए 2 ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर, यही लफड़ा पड़ रहा था ना अगर मैं सीधा लगा रहा था। तो यार हमने ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं करे हैं कि जब हमें पावर उसकी चाहिए होती है तो हम टर्म्स को उतना तोड़ लेंगे, मतलब अल्टीमेटली मेरा पर्पज क्या है कि मैं सी स्क्वायर दो टर्म चाहता हूं, तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया, मैंने कहा ऐसा करो इसको तोड़ लो, इसके दो टर्म कर लो, एक सी स्क्वायर और एक सी स्क्वायर, तो सी की पावर 4 आ गई। अब ए की पावर 3 रहेगी, बी की पावर 3 रह गई, तो ए की पावर एक एक और चाहिए, ए और बी की। तो अब या तो इसको तोड़ूंगा तो फिर ए की पावर 2 ही और बढ़ेगी, मान लो इसको ए स्क्वायर बाय 2 लिखता हूं, तो 2 बार ए स्क्वायर आएगा, तो 4 पावर तो वहीं से आ जाएगी। तो मैंने कहा ऐसा करो इस 4ab को तोड़ लो, इस 4ab को तोड़ लो 2ab प्लस 2ab, ठीक, और ये 4b स्क्वायर तो है ही, और ये ए स्क्वायर है। बेसिकली ये 6 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, इन 6 पे सीधा एमजीएम लगा दो, उससे फायदा क्या होगा, ए 2 3 4, ए की पावर भी 4 आ गई, बी की पावर भी 1 2 2 4 4 आ गई, सी की पावर भी 2 2 4 आ गई। अब कांस्टेंट 2 2 4 4 16 आ गया। अब आप देख सकते हो आंसर वही आ रहा है, ये 2 की पावर 5 की पावर 4 20 और 2 की पावर 4 2 की पावर 24 बटा 6, 2 की पावर 4 मतलब 16 16 इंटू 6 96 आ गया। तो ये चीज हम सीधे कॉमन सेंस ही सोच सकते थे, इसको दो पार्ट्स में तोड़ना है। याद नहीं आपको एमजीएम में कि भैया ए 2a प्लस बी प्लस 3c, तो कई बार ऐसा होता था कि मुझे ए को तोड़ना पड़ता था, a प्लस ए, और इसके 3 टुकड़े करने पड़ते थे, c प्लस सी, उससे इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 3 बार c आएगा, c क्यूब, एक ही बार रखेंगे तो c आएगा। तो हमें डिग्री के हिसाब से टर्म्स को देख लेते हैं, तो वो बेसिकली वेटेड एमजीएम ही है और कुछ नहीं है, तो सीधा ही उससे हो रहा है। दैट्स व्हाई मैंने बोला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कोई ज्यादा खास नीड है नहीं, फिर भी क्या होता है, क्यों होता है, कब क्या रिजल्ट आता है, कब इनइक्वालिटी होल्ड करती नहीं करती है, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पावर मीन इनइक्वालिटी। पावर मीन इनइक्वालिटी क्या कहती है कि सबसे पहले तो n नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिसपे आप पावर मीन निकाल रहे हो, और पावर मीन में जैसे मैंने ये सिंबल लिखा हुआ है कि एम के है ना, उसकी वैल्यू ये होती है। तो जो के है ना, के वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0, ऑब्वियसली 1/0 ये डिफाइन नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने कहा के की वैल्यू 2 कर दी, तो पावर मीन 2 की मतलब होगा, मतलब a1 की पावर 2, मान लो 3 नंबर ले लो है ना, सपोज 3 नंबर्स है ना, और 3 नंबर्स ABC, तो पावर मीन 1 पावर मीन 2 क्या होगा, a1 की पावर 2 प्लस a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस c की पावर 2। पहले सबकी पावर 2 कर दी, फिर उनका मीन निकाल लिया, और फिर पावर 2 करी तो उसकी वजह से पावर 1/2 कर दी, इसको बोलते हैं पावर मीन, है ना। तो के जनरल के कर दिया, और n नंबर्स है तो n नंबर्स के लिए। अभी मैं 3 नंबर्स के लिए आपको बता रहा हूं, 3 नंबर्स के लिए अगर पावर मीन 2 पूछे तो ये होगा, अगर पावर मीन 3 पूछे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइड बाय 3 की पावर 1/3। ऐसे ही पावर मीन 1 पूछे तो वो क्या होगा, सिंपली वो एम हो जाएगा, सिंपली वो एम हो जाएगा।
पावर मीन वन बेसिकली क्या होता है, एम होता है ना। तो पहला नोट तो ये है, पहला नोट तो ये है कि पावर मीन में पावर मीन जो वन होता है वो सिंपली एम होता है। ऐसे ही अगर पावर मीन माइनस वन निकालने, तो देखो ए की पावर माइनस वन, बी की पावर माइनस वन, सी की पावर माइनस वन डिवाइड बाय 3 और उसकी पावर 1 अपॉन माइनस वन। तो ये भी देखोगे आप, तो ये पलटोगे इसको, तो ये 3 अपॉन 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। तो पावर मीन जो माइनस वन होता है वो बेसिकली एच एम होता है। ठीक, ऐसे और भी पावर मीन निकाल सकते हो। मान लो मैंने पावर मीन -2 बोला, -2 पावर वाला मीन निकालना है, ए की पावर -2 प्लस बी की पावर -2 प्लस सी की पावर -2, 3 नंबर्स का मीन है तो डिवाइड बाय 3 और डिवाइड बाय होल की पावर 1 अपॉन -2। तो ऐसे केथ मीन निकालना है, केथ पावर मीन निकालना है, तो सबकी पावर के से रेज कर दो, डिवाइड बाय एन होल पावर 1 बाय के। के 2 है तो पावर मीन 2 हो गया, 3 है तो पावर मीन 3 हो गया, 4 है तो पावर मीन 4 हो गया, 1 है तो पावर मीन एम हो गया, -1 है तो पावर मीन एच एम हो गया, -2 -3 ऐसे सब कर सकते हैं। अब यहां पर इंटरेस्टिंग नोट ये है, जो काम वाली बात है, काम वाली बात ये है कि के अगर बढ़ेगा, के अगर बढ़ेगा तो पावर मीन भी आपका बढ़ेगा। मतलब कि पावर मीन 1 से बड़ा, पावर मीन 2 से बड़ा, पावर मीन 3 से बड़ा, इस तरह ये बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही इससे छोटा पावर मीन -1 -2 -3 इस तरह। ठीक, मतलब बेसिकली बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ठीक, और इक्वलिटी, इक्वलिटी सब जगह एक साथ होल्ड करती है। इक्वलिटी होल्ड तब करती है अगर सभी नंबर जिन पे आपने ये पावर मीन लगाया है वो बराबर हो जाए, वो बराबर हो जाए। और ये जो मैक्सिमम है कहां तक जाता है, मैक्सिमम जो जाता है कहां तक, वो उन सब नंबर में से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। जैसे मान लो A1 A2 A3 AN, इनमें से कोई मैक्सिमम नंबर होगा ना। मान लो 3 नंबर है, 2 3 5, तो उसमें मैक्सिमम नंबर क्या है 5। तो ये वाला M जो है वो मैक्सिमम वाला है, और उनमें सबसे छोटा कौन है 2। तो ये ऐसे घटते घटते जो इसका एक्सट्रीम इधर वाली बाउंड्री है वो आती है M, जो मिनिमम नंबर है, जिसको मैं स्मॉल m लिख रहा हूं। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, जितने भी नंबर है उनका पावर मीन निकालना है। पावर मीन 2 निकालना है तो सबकी पावर 2 डिवाइड बाय 3 पावर 1/2। पावर मीन 3 निकालना है, सबकी पावर 3 डिवाइड बाय 3 पावर 1/3। पावर मीन -2 निकालना है, सबकी पावर -2 डिवाइड बाय 3 पावर 1 अपॉन -2। ये होता है पावर मीन। अब ये तभी लगता है जब n पॉजिटिव नंबर्स हो, और इसमें खासियत क्या है कि जैसे जैसे k बढ़ेगा पावर मीन बढ़ता रहेगा। पावर मीन 1 से बड़ा 2 होगा, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, चलते 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 कहां तक, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम वैल्यू के ही बराबर हो सकता है जो उन नंबर्स में से कोई एक होगी। ऐसे ही इधर पावर मीन 1 से छोटा -1 फिर -2 -3, और चलते चलते सबसे छोटा क्या हो सकता है, स्मॉल m, जो उन नंबर में से सबसे छोटा होगा। और इनफैक्ट ये सभी इक्वलिटीज होल्ड कब करेंगी एक साथ, जब सभी नंबर जिन पे आपने ये लगाया है पावर मीन वो बराबर हो जाए, उस टाइम फिर m स्मॉल m सभी सेम हो जाएंगे। अदरवाइज ये हमेशा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी, पहली बात। दूसरा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि पावर मीन 1 ही am है और पावर मीन -1 ही hm है, और कुछ नहीं। क्लियर है? चलिए, तो जैसे क्वेश्चन आ गया ABC पॉजिटिव है, AQ प्लस BQ प्लस CQ 27 है, फाइंड मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले तो हिंट क्या है, पॉजिटिव नंबर थे, और ऊपर से पावर 3 है, पावर -2 है, तो पावर मीन हम सीधा लगा देंगे कि भैया पावर मीन जो 3 है वो बड़ा होगा या बराबर होगा पावर मीन किससे, -2 से। ठीक, तो 3 का मीन निकालना है, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ बाय 3 की होल पावर 1/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू A की पावर -2 प्लस पावर मीन 2 -2 C -2 बाय 3 की होल पावर 1 अपॉन -2। ये होल्ड करेगा? हाँ भाई करेगा। तो AQ प्लस BQ प्लस CQ, ये तो दे रखे आपको 27, 27/3 कितना हो गया 9, 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/3 आ गया, मतलब 3 की पावर 2/3 आ गई, 3 की पावर 2/3। इधर 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² डिवाइड बाय 3, ये दिया हुआ है, की होल पावर -½ है।
अब देखो माइनस हाफ है, अगर मैं इन दोनों को पलट दूं तो पावर हाफ हो जाएगी। इन दोनों को पलट दो तो पावर माइनस हाफ की जगह प्लस हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लस हाफ। अब आप देखो ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो दोनों तरफ पावर में 2 कर सकता हूं, है ना। पॉजिटिव नंबर्स में पावर 2 करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम ही रहता है। तो यहां से 3 की पावर 4/3 ग्रेटर देन इक्वल टू पावर 2 कर देंगे दोनों तरफ, है ना। तो ये 2 से 2 तो कट गया और इधर 2 कर देंगे तो 4/3। तो ये आ जाएगा 3/1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। अब आप क्या करो, इसको इधर भेज दो और इधर 3 की पावर 4/3 है, ये 3 की पावर 1 है, तो ये 3 की पावर 1 से 3 की पावर 1 कट जाएगा, तो इधर 3 की पावर 1/3 बचेगा, है ना। वो इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। तो 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 की पावर 1/3। ठीक है भाई। बस अब यहां से इसकी मिनिमम वैल्यू 1/3 की पावर 1/3 हो सकती है, बट अगेन इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? जिन नंबर्स पे लगाया है वो क्या बराबर हो सकते हैं। तो अगर ये तीनों बराबर हो जाए तो 3 3 3 हो जाए, 3 का क्यूब नहीं, ए का क्यूब 27, तीनों बराबर हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं, कोई तो नंबर आ ही जाएगा। चलो 3 नहीं तो कोई और सी, मान लो a बराबर b बराबर c आ जाए, तो 3 नंबर बराबर है, तो तीनों क्या हो गए? k क्यूब k क्यूब k क्यूब। तो k क्यूब बराबर कितना आ गया? 27। 3k क्यूब बराबर कितना आ गया? 27। 3 सही आएगा 9, तो k बराबर कितना आ जाएगा? 9 की पावर 1/3। तो तीनों 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/3 पॉजिटिव नंबर्स है, विच इज पॉसिबल। हेंस इस पूरे की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये होगी। तो दोबारा समझ लें जिनको ब्रीफ में अगर नहीं समझ में आया, कि पावर मीन का मतलब सबकी पावर k कर दो डिवाइड बाय n की होल पावर 1/k कर दो, ये होता है। पावर विन 1 मतलब am ही होता है, पावर विन मीन -1 मतलब hm ही होता है। और इसमें तभी लगता है जब नंबर्स पॉजिटिव। और जैसे जैसे पावर मीन k की वैल्यू बढ़ती रहती है, पावर मीन बढ़ता रहता है। पावर मीन 1 से बड़ा 2, फिर 3, इस तरह, और इधर -1 -2 -3। उधर एक्सट्रीम कहां तक जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू उन नंबर्स में से, और उधर मिनिमम वैल्यू। ठीक है। और इनफैक्ट जब कोई भी दो नंबर बराबर होंगे तो वो सभी बराबर हो जाएंगे, अदरवाइज ये रिलेशन होल्ड करता है। तो यहां पर भी हमने देखा, इधर पावर 3 बड़ा कर दिया मीन पावर मीन -2 से, और वहां से लगा दिया और देख लिया। अब इक्वलिटी होल्ड करेगी अगर वो तीनों नंबर बराबर है, तीनों नंबर बराबर हो सकते हैं, यस, तो ये आपका मिनिमम आंसर आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, उसमें कोई एरर हो तो अलग बात है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, mth पावर am इनइक्वालिटी। ये क्या है? इसको आप पावर मीन से ही समझ सकते हो। या आप देखो पावर मीन में क्या था, पावर मीन में क्या था कि भैया अगर आपका kth मीन जो है वो है a1 की पावर k, a2 की पावर k, इस तरह करते हुए an की पावर k अपॉन n और डिवाइड बाय 1/k। अब मैं k की जगह अगर मान लो m डाल, है ना, मतलब mth पावर मीन की बात करूं ना, इसीलिए mth पावर नाम आया। तो a1 की पावर m, a2 की पावर m, ऐसे करते करते an की पावर m और डिवाइड बाय n की होल पावर 1/। अब आपको भी पता है कि जब जब m 1 से बड़ा है, m 1 से बड़ा है मतलब उसका पावर मीन 1 से तो बड़ा है, तो m ऑब्वियसली बड़ा है किससे? m1 से। तो ये क्वांटिटी जो है वो बड़ी है किससे? फर्स्ट पावर से। फर्स्ट पावर क्या होता है? am। तो a1 प्लस a2 प्लस ऐसे ही an डिवाइड बाय n। अब क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव है तो अब दोनों तरफ m पावर ले सकते हो, तो एक तरफ ये रिजल्ट आ जाता है, एक तरफ ये रिजल्ट आ जाता है। अब इस चीज को अपन समराइज करते हैं कि mth पावर इनइक्वालिटी क्या कहती है, mth पावर am इनइक्वालिटी क्या कहती है। हमने ना यहां पर भी सबसे पहले तो वैलिडिटी देख लें कि सारे नंबर जो हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए और m जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है भाई, सारे नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए, जिसपे हम am gm लगा रहे हैं, a मतलब ये mth पावर लगा रहे हैं, a1 a2 a3 वो सब पॉजिटिव होने चाहिए, और जो पावर ले रहे हो वो कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो। ठीक, तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि हमने दो क्वांटिटीज कंसीडर करी। पहला तो ये कि हमने सभी नंबर्स की पहले mth पावर करी, फिर उसका मीन निकाला।
अब देखो am ऑफ mth पावर ऑफ नंबर्स, देखो a1 की पावर m करी, फिर a2 की पावर m करी, फिर a3 की पावर m करी, ऐसे करते करते इसमें an की पावर भी m करी और सबको जोड़ दिया और फिर उनका मीन निकाला। तो दैट्स व्हाई इट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर ऑफ नंबर्स। ये एक चीज हो गई। दूसरी तरफ हमने पहले अर्थमेटिक मीन निकाल लिया और फिर उसकी पावर कर दी, यहां पे भी प्लस आएगा a1 प्लस a2 प्लस अप टू an, और फिर उसका मीन कर दिया, मतलब mth पावर कर दी। मतलब बेसिकली x के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने कहा सबकी पावर m कर दो, सबकी पावर m कर दो और फिर उसका मीन निकाल लो। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले मीन निकाल लो, पहले मीन निकाल लो और फिर उसकी पावर m कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ये तो है am ऑफ mth पावर ऑफ नंबर्स और ये है mth पावर ऑफ am ऑफ नंबर्स। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दो चीजें हैं, एक को मैं x बोल रहा हूं, एक को y बोल रहा हूं, कि बार बार ये कंफ्यूजन ना हो कि am ऑफ mth पावर है कि mth पावर ऑफ am है। ये mth पावर ऑफ am है और ये am ऑफ mth पावर है, ठीक। तो वो जो मैं प्रूफ बता रहा था, बेसिकली उसका एक आइडिया दे रहा था आपको, तो वो ऐसे आया होगा। तो आप देख सकते हो अगर m 1 से बड़ा है तो ये क्वांटिटी से बड़ी है, ये क्या है x और ये क्या है y, तो x y से बड़ा है या बराबर है। अगर m 1 से बड़ा है, ऐसी 1 से छोटा है तो वो रिजल्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 1 से छोटे का पावर मीन 1 से तो छोटा ही होगा। और ऐसे नेगेटिव में भी छोटा होगा, लेकिन नेगेटिव में जब दोनों तरफ mth पावर करेंगे तो साइन बदल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स में फिर जब m नेगेटिव होगा तो फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगा, है ना। तो उससे आप प्रूफ कर सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। इनफैक्ट इसको जेनसन इनइक्वालिटी से भी प्रूफ कर सकते हो, वो जो कॉन्वेक्सिटी वगैरह की हम करते हैं कि भैया अगर फंक्शन कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है तो कौन ऊपर होगा कौन नीचे, इस सब पे मैं बात नहीं कर रहा। जो बच्चे +2 के हैं वो जानते होंगे, एओडी के अंदर हम पढ़ाते हैं कॉनकेविटी वाली इनइक्वालिटी, जेनसन इनइक्वालिटी। जिनको नहीं पता वो छोड़ दे, है ना, और जिनको पता है वहां से हम देख सकते हैं। तो अदरवाइज प्रूफ की तरह कोई काम है भी नहीं, है ना। हालांकि मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि ये आपको वैसे भी जेई के लिए आपको इसकी कोई रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा पड़ेगी नहीं, बहुत रेयरेस्ट कोई टेस्ट, हाँ मतलब सो कॉल्ड टेस्ट सीरीज है मार्केट में, वहां आपको जरूरत पड़ जाए या किसी बुक्स में आप देख लो तो आपको पता हो कि लोग कराते हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं, अदरवाइज इतनी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है भाई, तो चलिए, तो सबसे पहले तो हमने कहा n नंबर्स हैं और उसमें दो चीजें की बात हो रही है, mth पावर ऑफ am, मतलब पहले am निकाला फिर उसकी mth पावर करी, और दूसरा am करा किसका, mth पावर का, पहले नंबर की mth पावर करी फिर am करी, ये दो चीजें। अब इसमें कौन किससे बड़ा है, जैसे इस केस में x बड़ा है, कब, जब m 1 से बड़ा है। तो ये सारा अपन पूरी छानबीन इसकी कर ही देते हैं, पूरा पोस्टमार्टम करके इसको लिख लेते हैं, है ना, इसको याद रख लेते हैं। हाँ भाई, केस 1, अगर m 1 से बड़ा है तो x बड़ा है y से, ठीक, या इक्वल है। इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, अगर सारे नंबर बराबर है, अगर सारे नंबर बराबर है, ठीक। केस 2, अगर m 0 से 1 के बीच है, अगर m 0 से 1 के बीच है, तो 0 से 1 के बीच है तो ये उल्टा हो जाता है, तो x छोटा या बड़ा होगा किससे, y से। यहां पर भी इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, अगर a1 बराबर a2 और ऐसे an हो, ठीक। ऐसे ही तीसरा केस, अगर m 0 से छोटा हो जाए, अब देखो आप, ये केस तो मैंने प्रूव कर ही रखे, m 1 से बड़े के लिए ये इससे बड़ा है, और 1 से छोटे के लिए m 1 से छोटा होगा तो पावर मीन 1 बड़ा होगा, मतलब इधर मुंह खुलेगा, और फिर पावर m करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है 0 तक। लेकिन जब 0 से छोटा होगा, इस केस में क्या होगा, ये जो mth पावर मीन है आपका, क्योंकि m तो नेगेटिव है, वो छोटा होगा किससे, m1 से, ठीक है। लेकिन जब दोनों तरफ ये पावर m करोगे ना, m, तो उस टाइम पे ये नेगेटिव होने की वजह से उसका साइन पलट जाएगा और ये उल्टा आ जाएगा, ठीक। तो यहां पर बेसिकली वापस क्या आ जाता है, x बड़ा आ जाता है y से। तो यहां पर इक्वलिटी कब होल्ड करती है, ऑब्वियसली जब नंबर्स क्या हो, बराबर हो, नंबर्स क्या हो, बराबर, ठीक। तो ये सीन है ना। इस पूरी कहानी को अपन ऐसे निचोड़ के लिख सकते हैं कि नोट 1, x और y बराबर कब होते हैं, x और y तब बराबर होंगे या तो सारे नंबर बराबर हो, या तो सारे नंबर बराबर हो, तो x और y बराबर होंगे, या फिर
m की वैल्यू 0 या 1 हो जाए। आप देख सकते हो अगर m 0 हो गया, 0 ही हो गया तो फिर ये भी 1 1 1 1 1 n बाई n 1 और ये भी पावर समथिंग की पावर 0 1 हो जाएगा। और अगर पावर m 1 हो गया, क्या हो गया 1, तो फिर ये भी सिंपल m हो गया और ये भी सिंपल m हो गया, दोनों ही बराबर हो जाएंगे। तो m या तो 0 हो या 1 हो या नंबर्स बराबर हो, मतलब या तो m 0 हो या 1 हो, फिर नंबर कुछ भी हो, मैटर ही नहीं करता, फिर तो दोनों बराबर है। या मान लो नंबर्स m 0 या 1 नहीं है, कुछ और है, हाफ है, 2 है, -3 है, वहां x और y को अगर बराबर होना है तो वो तभी होगा जब जिन पे लगाया है वो सारे नंबर्स आपस में बराबर हो। पहली कंडीशन, पहला नोट। दूसरा, ये जो अलग अलग केसेस बने हैं इसको आप ऐसे दो में समेट सकते हो कि अगर m 0 से 1 के बीच है तो x छोटा होगा y से, और अगर m सारे रियल नंबर में से 0 से 1 क्लोज हटा दो, क्योंकि 0 से 1 ये वाला केस भी हट गया और ये वाला 0 से 1 भी हट गया, उस टाइम x बड़ा होगा y से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ABC पॉजिटिव है, a + b + c 9 दिया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ये दी है, तो पावर -½ दिख रही है आपको, तो क्यों ना मैंने कहा ऐसा करते हैं, पहले तो हम x निकाल लेते हैं। x क्या है, a की पावर -½ प्लस b की पावर -½ प्लस c की पावर -½ डिवाइड बाय 3, मतलब mth वाला वो पोर्शन आ गया। पहले m पावर करी फिर उनका मीन निकाला, तो ये क्या आएगा 1/√a प्लस 1/√b प्लस 1/√c और डिवाइड बाय 3। दूसरी तरफ इसका y करेंगे, क्यों, उसमें हमें a + b + c चाहिए, तो a + b + c दिया हुआ है, और डिवाइड बाय 3 और उसकी पावर -½ करेंगे, क्योंकि वो m पावर तो सेम ही लेते हो आप, और a + b + c कितना 3, तो 9/3 3, और 3 की पावर -½ 3 की पावर -½ मतलब 1/3 की पावर ½ मतलब 1/√3 आ गया। ठीक है, 1/√3 आ गया। अब आपको पता है m तो कितना है -½ m तो कितना है -½ मतलब नेगेटिव है, और नेगेटिव में x बड़ा होता है y से, इसका मतलब x बड़ा होगा y से। तो x क्या है 1/√a 1/√b 1/√c डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये y कितना है 1/√3, ये √3 से ये √3 जाएगा तो ये √3 बच जाएगा, इस √3 को उधर भेज दो, तो 1/√a प्लस 1/√b प्लस 1/√c क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू √3 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू √3। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है ना, मुंह फाड़ के आंसर नहीं देना, हो सकती है। कब होगी, जब जिन पे लगाया वो बराबर हो सकते हैं, तो तीनों बराबर हो सकते हैं, तीनों 3 3 3 हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं, तो उस टाइम इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √3 आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू का आंसर क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और इसको ट्राई कर लो। तो इसमें जो भी इनइक्वालिटीज थी बचती थी, जो मार्केट में कराई जाती हैं या जो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जेई के डोमेन के आसपास इर्द गिर्द, है ना, तो वो मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश करी है। अदरवाइज कोची श्वार्ट्ज के बारे में थोड़ा ध्यान रखें, बाकी कोई बहुत ज्यादा इतना वो रोल प्ले करती नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा मैं बिल्कुल नहीं करेगी, बट वो तब है जब आप सब कुछ कर लेते हो और फिर भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज बाकी पूरे चैप्टर में और बहुत कुछ है, उस पर ध्यान दें। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर ऑफ कोर्स, है ना। हाँ, तो पावर हाफ देख के इंट्यूशन आ रहा है कि पावर हाफ का गेम है, तो मैंने कहा mth पावर निकाली x, तो 1 की पावर हाफ, 2 की पावर हाफ, 3 की पावर हाफ, ऐसे करते 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 n की पावर हाफ और डिवाइड बाय, ये तो हो गया x। और y क्या था, पहले am निकालो फिर पावर निकालो, तो पहले 1 से लेके n का सम अपॉन में n और उसकी पावर हाफ, और 1 से लेके n का सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 और नीचे n, ये n से n कट गया तो √n प्लस 1/2 आ गया। बस क्लियरली दिख रहा है आपको कि m की वैल्यू कितनी है हाफ, और हाफ के लिए कौन छोटा होता है x छोटा होता है, हाफ के लिए 0 से 1 में x छोटा होता है।
तो क्लियरली आप ये कह सकते हो भैया x छोटा होगा हाफ से, और सॉरी हाफ से क्या y से, और स्ट्रिक्ट छोटा होगा, इक्वलिटी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि जिन नंबर्स पे आप AMG मतलब ये mth पावर लगा रहे हो, क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू 3, सभी डिस्टिंक्ट है, तो पक्की बात है x y से स्ट्रिक्ट छोटा ही होगा। तो √1 प्लस √2 प्लस अप टू √n डिवाइड बाय n इज लेस देन इक्वल टू y रूट ऑफ n प्लस 1/2। और यहां से आप देख सकते हो इस n को इधर उचका दे, तो करते करते आपका जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, और भगवान से क्या चाहिए। तो दिस इज हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान पेट्रोलियम हरिप्रसाद, जो तुम्हें चाहिए वो मान लो। अल्टीमेटली भाई टोटली अप टू एडवांस तक जो भी सीक्वेंस एंड सीरीज में कराया जा सकता है या जो भी होता है मैंने आपको फुल कंप्लीट करा दिया है। अब आपका फर्ज बस यही है कि आप ढंग से पढ़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और पढ़ते रहें बस इस तरह। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू।